हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे राजस्थान हिस्ट्री के वीडियोस को जो रेस्पॉन्स दिया है वो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और अब मैं वो वीडियो लेकर आई हूँ जिसका सबको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, और वो है चौहानों का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या धारणाएँ प्रचलित हैं। इनमें सबसे पहला है अग्निकुंड का सिद्धांत। चंदर बरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ कुंड की अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो इस तरह चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए माने गए हैं। इस धारणा का समर्थन मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने भी किया है। दूसरा सिद्धांत है ब्राह्मण सिद्धांत। बिजोलिया अभिलेख जो 1170 ईस्वी का सोमेश्वर के समय का है, उसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। एक कवि हुए हैं न्यामत खां, उन्होंने कायम रासो लिखा था, उसमें भी ब्राह्मण बताया है चौहानों को। और जो लेखक हैं दशरथ शर्मा, उन्होंने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में चौहानों को ब्राह्मण बताया है। तो इस तरह कुछ लोग चौहानों को ब्राह्मण भी मानते हैं। तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिद्धांत है विदेशी सिद्धांत। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी बताया है। जेम्स टॉड ने मध्य एशियाई जाति शक के रस्मों रिवाजों के आधार पर चौहानों के साथ ये सभ्यता एक जैसी बताई है कि चौहानों की और उनके रीति रिवाज एक जैसे हैं। चौथा सिद्धांत है चंद्रवंशी सिद्धांत। पृथ्वीराज द्वितीय का हांसी अभिलेख तथा आबू पर्वत का अचलेश्वर मंदिर अभिलेख इन्हें चंद्रवंशी बताता है। और गाइस, पांचवा है सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो आदि ग्रंथों तथा इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। और विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख भी इन्हें सूर्यवंशी घोषित करता है। तो ये हो गए इनकी उत्पत्ति से संबंधित पॉपुलर धारणाएं। अब हम इनकी वंशावली शुरू करते हैं। तो हम चौहानों के इतिहास में सबसे पहले अजमेर के चौहान देख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले नाम आता है वासुदेव चौहान। ये चौहानों का संस्थापक था। राजशेखर की प्रबंध कोश पुस्तक के अनुसार वासुदेव ने 551 ईस्वी में सपादलक्ष में चौहान राज्य की स्थापना की थी। सपादलक्ष सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चौहान राजा हुआ वो हुआ गुवक प्रथम। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रहते थे, लेकिन गुवक प्रथम वो प्रथम चौहान राजा था जिसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से खुद को स्वतंत्र घोषित किया। इसलिए यह प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक था। नागभट्ट द्वितीय ने इन्हें वीर की उपाधि दी थी। इन्हें हर्ष राय उपाधि भी प्राप्त है क्योंकि इन्होंने हर्ष का मंदिर बनवाया था। सीकर में जो हर्ष का मंदिर है वो इन्हीं ने बनवाया था। एक राजा हुए चंदन राज। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनकी रानी थी आत्मप्रभा। इन्हें रुद्रानी भी कहते थे क्योंकि वो शिव भक्त थीं तथा पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करती थी और वो योगिक क्रिया में निपुण महिला थी। वाकपति राज, यह 108 युद्धों का विजेता था। इसके बेटे लक्ष्मण सिंह ने, जिसे लखन सिंह कहते थे, नाडौल में नए चौहान राज्य की 950 ईस्वी में स्थापना की। विग्रहराज द्वितीय, इन्होंने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराया था और भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। तो देखो, आपको यहाँ पता चला कि चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता है। गोविंद तृतीय, पृथ्वीराज विजय में इनकी उपाधि वैरीघट मिलती है, जिसका अर्थ है शत्रुओं का संहार करने वाला। और एक मुस्लिम लेखक के अनुसार इन्होंने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। इनके बारे में लगभग इतने ही फैक्ट्स हैं। अब आते हैं अजय राज चौहान। तो अब हम देखेंगे अजय राज चौहान। इसने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ किले का निर्माण भी करवाया। इसकी रानी सोमल देवी का नाम सिक्कों पर मिला है। अजय राज के चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले हैं। इसने गर्जन, कहा जाता है कि इसने गर्जन मातंग को हराया था, जिसका अर्थ ये है कि गजनी के हाथी समान योद्धाओं को इन्होंने हराया था। और इनका शासनकाल 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है अर्णोराज, जिनका 1133 से 1155 ईस्वी तक अपना शासनकाल रहा। अजय राज अपने अंतिम समय में अपने बेटे अर्णोराज को शासन सौंपकर पुष्कर के वनों में चले गए थे। अर्णोराज ने 1135 ईस्वी में अजमेर के तुर्कों को हराया तथा युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए पुष्कर जंगल की चंद्रा नदी को रोककर
आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अर्णोराज ने ही पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। गुजरात के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह को हराया और उसकी बेटी कांचन देवी से विवाह किया था। इन्हीं कांचन देवी का पुत्र सोमेश्वर हुआ। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय हुआ था, जिसके नाम से हम चौहानों को जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान। इसने खरतरगच्छ संप्रदाय के जैनों को भूमि अनुदान दिया था और इसके पुत्र जगदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। अच्छा, थोड़ा सा इनका फैमिली ट्री देख लेते हैं। मारोठ एक स्थान होता था, वहाँ की जोहिया राजकुमारी सुधुआ से अर्णोराज का विवाह हुआ था। इससे 2 पुत्र जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ हुए थे। जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र अपार गंगे तथा नागार्जुन हुए थे। अर्णोराज की एक और रानी गुजरात की चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी थी, जिससे पुत्र सोमेश्वर हुआ। सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज हुए थे। ये मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि आगे नाम आएंगे इनके, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए उसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, तो उसके छोटे भाई विग्रहराज चतुर्थ को राजा बनाया गया। दोस्तों, चौहानों में पृथ्वीराज तृतीय के अलावा कोई अगर दमदार राजा हुआ है या जो बहुत फेमस राजा हुआ है, वो विग्रहराज चतुर्थ ही थे। इन्हें बिसल देव भी कहा जाता था। इनका शासनकाल, एक्चुअली इसमें डिस्प्यूट है, 1153 मानते हैं कुछ लोग और कुछ 1158 मानते हैं, और अंत 1163 तक हुआ। इनका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। इसने दिल्ली, जिसे उस टाइम ढिल्लिका कहा जाता था, के तोमर राजा को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। ये जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। चूँकि दिल्ली अजमेर से दूर थी, इसलिए प्रशासन के लिए तोमरों को ही अपने अधीन रखकर दिल्ली में छोड़ दिया था, तो दिल्ली अजमेर का एक ठिकाना बन गई थी उस टाइम। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया। ये अभिलेख अशोक के टोपरा स्तंभ लेख पर ही उत्कीर्ण किया गया है, जिसे कालांतर में फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह कोटला में लगवा दिया था। इस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ ने यह घोषणा की कि मैंने आर्यवर्त से मुसलमानों को समाप्त कर दिया है तथा मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखें। इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जो थी सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। इसके नज़दीक सरस्वती मंदिर भी बनाया, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ अभिलेख प्राप्त हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवा दी, जिसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। यहाँ पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इन्होंने बिसलपुर नगर की स्थापना की थी, जो टोंक में है, और यहाँ एक झील का निर्माण भी करवाया था। इन्होंने हरकेली नामक नाटक लिखा, जो भारवी के कीर्तार्जुनीयम नाटक पर आधारित है, जो शिवजी के बारे में है। ये शिव के शिकारी अवतार में अर्जुन के साथ जो युद्ध होता है उसका वर्णन करता है। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा था। इसमें विग्रहराज और देसल देवी की प्रेम कहानी है। इनके द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला में हरकेली और ललित विग्रहराज की पंक्तियां दीवारों पर उत्कीर्ण की गई थी। विग्रहराज चतुर्थ की कुछ उपाधियां हैं। बिसल देव, कवि बंधु और किलहौन ने कहा है कि कालिदास और भभूति की होड़ कर सकता था। इसके बाद अपारगांगे राजा बना था, जो विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, परंतु जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने इसे हटा दिया था। तो लेट्स टॉक अबाउट पृथ्वीराज द्वितीय। हाँसी का अभिलेख इन्हीं से संबंधित है, जो चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। इसने हाँसी में अपने मामा किल्हण गुहिल को प्रशासक बनाया था। एक है घौड अभिलेख। भीलवाड़ा में घौड नामक स्थान पर रूठी रानी का मंदिर है, जो एक शिव मंदिर है। उसमें एक अभिलेख मिला है। इसमें पृथ्वीराज द्वितीय ने बताया है कि उसने अपने बाहुबल से राज्य प्राप्त किया है, और इस अभिलेख में रूठी रानी का नाम सुहाव देवी है, और इसने रूठी रानी सुहाव देवी के नाम पर मैनाल भीलवाड़ा में सुहेश्वर मंदिर बनवाया था। अब हम जानेंगे राजा सोमेश्वर के बारे में। पृथ्वीराज द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, तो अर्णोराज की रानी कांचन देवी से जो पुत्र हुआ सोमेश्वर, उसको राजा बनाया गया। इसने चेदी नरेश अचल राज कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया था, जो पृथ्वीराज तृतीय की मां थी। सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति लगवाई थी। इसने 5 मंदिर बनवाए, जिन्हें 5 कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसने अपने पिता अर्णोराज और अपनी खुद की मूर्तियां भी लगवाई।
और एक अभिलेख के अनुसार इसका नाम प्रताप लंकेश्वर भी मिलता है। और अब वो राजा आते हैं जिनका इंतज़ार हम लोग बेसब्री से कर रहे हैं, पृथ्वीराज तृतीय। विग्रहराज चतुर्थ इनके ताऊ थे, पिता सोमेश्वर थे और माता कर्पूरी देवी थी। इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और मात्र 11 वर्ष की आयु में 1177 ईस्वी में इन्होंने पद ग्रहण कर लिया था और 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनकी माता कर्पूरी देवी इनकी संरक्षिका बनी थी और अजमेर का शासन बखूबी संभाला था। पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सैनिक अभियानों की बात करें तो सबसे पहले था नागार्जुन और अपारगंगे, जो इनके चचेरे भाई थे, उनका विद्रोह इन्होंने शांत किया था। दूसरी प्रमुख विजय इनकी थी भंडानक जनजाति का दमन करना। भंडानक गुरुग्राम और हिसार में रह रहे थे, ये लूटपाट करते थे, इससे लोग बहुत परेशान थे, तो पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में इनके विद्रोह का दमन कर दिया था। तीसरी बड़ी विजय थी महोबा के चंदेलों पर विजय। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेलों का क्षेत्र था। चंदेल राजा परमार्दी देव था, उसने पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। इसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने इसे हराया। इसे महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध कहते हैं। तुमुल कोई जगह का नाम नहीं है, ये एक वर्ड है जिसका अर्थ है भयंकर, बहुत भयंकर। तो ये महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध हुआ 1182 ईस्वी में। एक और विजय थी चालुक्यों पर विजय। इसे नागौर का युद्ध कहते हैं, जो 1184 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के चालुक्य राजा भीम द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। इनके बीच संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता है और उसके बाद में जगदेव प्रतिहार ने इनके बीच में संधि करवा दी थी, तो इनके संघर्ष का अंत हुआ। अब हम जानते हैं कि चौहानों और गढ़वालों के बीच क्या विवाद था, यानी कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या सीन था और इनके विवाद के कारण क्या थे। ज़्यादातर केसों में जब किन्हीं दो राजाओं के बीच में दुश्मनी होती है तो उसका एक मेन कारण होता है साम्राज्य का विस्तार। तो इन दोनों को ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, इन्हें दिल्ली पर अधिकार भी करना था। और जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ चंदेलों की सहायता की थी। और फिर सबसे पॉपुलर जो एक कारण है वो है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था, जो कि एक ट्रिगर पॉइंट था इनकी दुश्मनी को सबसे ज़्यादा गहरा बनाने के लिए। और इसी के बाद इस तराइन के युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता ना करके मोहम्मद गौरी की सहायता की थी। और आज भी कहावतों में जब किसी को कोई भेदी कहना चाहता है तो उसे जयचंद नाम से पुकारता है। और अब हम देखते हैं तराइन का पहला युद्ध, जो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गजनी के मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पहले भी कई बार आक्रमण किए थे। 1186 से 1191 ईस्वी तक इन दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ कई बार हुई थी, लेकिन 1191 में इनमें बड़ा युद्ध हुआ। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। अगले ही साल तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इसमें गौरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया था। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक निर्णायक और युग परिवर्तनकारी घटना साबित हुआ। इससे भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक बना और इसके बाद धीरे धीरे उसने और भी क्षेत्रों को जीता और कुछ ही वर्षों में उत्तरी भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन स्थापित हो गया था। जब मोहम्मद गौरी जीत गया था तो उसके बाद उसने अजमेर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने अजमेर का शासन पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को दे दिया था, परंतु पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने उसे पदच्युत करके अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया था। तब गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश के शासन की स्थापना की थी। तो रणथंभौर के चौहान भी हम बाद में पढ़ेंगे। गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने हांसी के निकट चौहान सेना को हरा दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाला दिया और खुद लौट गया। ऐबक ने अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित करवा दिया था। अच्छा, तराइन के दोनों युद्धों का विस्तृत विवरण चंदरबरदाई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के ताजुल मासिर और सिराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। अब देखते हैं कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण क्या थे। उन्होंने गौरी को अगले युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। दूसरा कारण था कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बना के नहीं रखी थी, अतः किसी भी राजा ने गौरी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की।
पृथ्वीराज चौहान की सेना भी गौरी की सेना से कम थी, क्योंकि उनके अधिकतर सेनापति अन्य युद्धों में व्यस्त थे। क्योंकि पड़ोसी राजाओं से विवाद थे तो एक जगह पे अपनी सेना को फोकस नहीं कर सकते थे। तो मेन कारण तो यही है। इसके अलावा आप कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हो, जैसे कि तुर्क सेना ने घोड़ों का प्रयोग किया, लेकिन राजपूत हाथियों पे रहते थे तो इसलिए उनकी स्पीड नहीं हो पाती थी इतनी ज़्यादा। और तुर्कों के हथियार राजपूतों की अपेक्षा हल्के होते थे, इसकी वजह से भी वो उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो इस तरह से ये थे तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण। अब देखते हैं कि तराइन युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा। तराइन युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद गौरी के उत्तराधिकारियों के लिए भारत में राज करना आसान हो गया। राजपूतों की उभरती हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं समाप्ति हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत राजा दिल्ली पर अधिकार नहीं कर पाया था। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला ऐसा प्रारंभ हुआ कि 1947 तक चलता रहा। तुर्कों के शासन के कारण भारतीय संस्कृति पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के लिए 2 बड़ी उपाधियां दी जाती हैं, राय पिथौरा और दलपुंगल। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? चंद्र बरदाई, जयानक, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप, विद्यापति गौड़, आशाधर। दोस्तों, अजमेर के चौहानों से रिलेटेड लास्ट पॉइंट अब ये आ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का थोड़ा मूल्यांकन कर लिया जाए। पृथ्वीराज चौहान पर इमैच्योर और अदूरदर्शी सेनापति होने का आरोप लगता है, परंतु ये आरोप सही नहीं है, क्योंकि तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज चौहान किसी भी युद्ध में नहीं आ रहा था, बल्कि उसने केवल 12 वर्ष की आयु में शासन संभाल लिया था और उसने चंदेलों, चालुक्यों, गढ़वालों जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को हरा दिया था। तो उसके लिए इमैच्योर होने जैसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। हिंदू संस्कृति के आदर्शों में भागती हुई सेना पर आक्रमण करना शामिल नहीं है। माफ़ी मांगने के बाद दुश्मन को भी माफ़ कर देना पृथ्वीराज चौहान द्वारा आदर्शों का ही पालन किया जा रहा था। हालांकि उसकी हार ने भारत की गुलामी का मार्ग तो खोल दिया था, लेकिन फिर भी उस टाइम के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का जो रोल था उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अगर मेंस में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप ये सब पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। तो अजमेर के चौहानों के इतिहास की खास बातें हमने इस वीडियो में कर ली हैं। नेक्स्ट होगा रणथंभौर के चौहान। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करिए, जो आपका मन करे वो करिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में बताइए, ताकि मैं फास्ट वीडियोस और बनाऊं। थैंक यू।